हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो इट वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स दैट आई शुड कवर द फोर्थ चैप्टर ऑफ द शंकर आयस बुक, सो आई एम प्रोसीडिंग विद दैट। एंड अगर आपकी भी किसी की ऐसी कोई कभी ज़रूरत है विच एनी टॉपिक विच यू एसेंशियली नीड्स टू कवर एंड रिक्वायर माई गाइडेंस, यू कैन comment on any video and I'll help you out. So this is chapter 4 aquatic ecosystem से related, ठीक है। तो भाई हमने इकोसिस्टम, बायोस्फीयर वगैरह ये सब क्या होता है ये हम देख चुके थे। सो इकोसिस्टम अब वाटर का देख लेते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? सराउंडिंग ऑफ अ सराउंडिंग अराउंड अ पर्सन या थिंग या वट एवर, ठीक है। तो भाई एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी पानी वाला तीन तरीके का होता है, एक फ्रेश वाटर, एक मेराइन वाटर और एक ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर का क्या मतलब होता है? अब मेराइन आ गया, मेराइन में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ सॉल्ट का डिफरेंस होता है। तो हाँ, इनमें सैलिनिटी या सॉल्ट कंसनट्रेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। फ्रेश बॉडीज़ में तो ये 5 होती है, लेस देन 5 पीपीटी, ठीक है, पार्ट्स पर 1000, ठीक है। जो जैसे कि लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, पूल्स, स्प्रिंग्स, ठीक है। जैसे कि वुलार लेक हमारा फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। वैसे ही मेराइन इकोसिस्टम में कह सकते हैं कि 35 पीपीटी और अबव आपका ये होगा सैलाइनिटी, ठीक है, पार्ट्स पर 1000, शैलो सीज एंड ओपन ओशंस। जबकि ब्रैकिश वाटर सिस्टम में क्या होता है? सॉल्ट कंटेंट इज बिटवीन 5 to 35, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि ब्रैकिश वाटर कहीं इसके बीच में होगा, ठीक है। ब्रैकिश वाटर का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम लेटेस्ट ही देख लेते हैं, पैंगोंग सो लेक देख लेते हैं, वो एक ब्रैकिश वाटर लेक है। क्यों है वो? क्योंकि उसमें क्या है कि कोई आउटलेट नहीं है उसका, ठीक है। जो कोई इनलैंड लेक्स वगैरह भी होते हैं ना, जिनका कोई वो रिवर से नहीं मर्ज करते, मोस्टली वो बहुत सारे ब्रैकिश वाटर लेक्स होते हैं क्योंकि उनका कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। पैंगोंग सो भी इसीलिए, हालांकि उसे फ्रेश वाटर ही मिलता है, आसपास की माउंटेन्स से स्लो पिघल के आती है, पर क्योंकि वो नहीं उसका पॉसिबल है, उसकी एग्जिट कहीं से कोई रिवर से नहीं मिल रहा, इट इज़ ट्रांसनेशनल लेक, दैट्स वाई इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक। सो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। देन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में देख लेते हैं। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई किसके बेसिस पे करते हैं? पहला तो जोन ऑफ अकरेंस, ठीक है। अब ये कोई भी लेक हो गया ना, तो इसकी जोन होती हैं वेरियस, ठीक है। ये फोटिक, फिर नीचे एफोटिक, फिर नीचे बेंथिक जोन्स होती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि लाइट कितनी पेनिट्रेट कर रही है। अब जितना नीचे जाएंगे उतना लाइट की पेनिट्रेशन कम होगी ना। तो पहला डिफरेंस इसलिए होता है कि जोन ऑफ अकरेंस की कहाँ अकर कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं या यहाँ कर रहे हैं, जहाँ भी अकर कर रहे हैं उसके बेसिस पे एबिलिटी टू क्रॉस दीज जोन्स की भाई ये नीचे से ऊपर आ सकते हैं क्या, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है न्यूस्टन। न्यूस्टन क्या होते हैं? अब आप डेफिनेशन ध्यान से समझना, लास्ट में मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी। दीज आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन एयर वाटर इंटरफेस सच एज फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। मान लो ये लेक है, न्यूस्टन्स यहाँ पे रहते हैं ऐसे लेक सरफेस पे ही, ठीक है। तो सरफेस पे रहेंगे जस्ट लाइक फ्लोटिंग प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह हो गए, उनको न्यूस्टन्स कहते हैं। जो एयर वाटर इंटरफेस में रहेंगे, क्योंकि एयर तो यही है, नीचे तो है नहीं ना ओपन एयर, तो ओपन एयर और वाटर के इंटरफेस यानी कि कनेक्शन पे रहते हैं एंड मोस्टली अपना टाइम यहीं पे गुजारते हैं, जैसे कि बीटल्स या ब्लैक स्विमर्स, ठीक है। पेरीफाइटन क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स रिमेन अटैच्ड टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंस इमर्जिंग अबव बॉटम मड सच एज सिसाइल एल्गी एंड देयर एसोसिएटेड ग्रुप एनिमल्स। ये लेक मान लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई प्लांट उगा हुआ है, होते हैं, आपने देखा होगा कि पॉन्ड वगैरह में आसपास प्लांट, तो कोई ऑर्गेनिजम्स अगर इन पे सिम्बायोटिक है ना तो उसे पेरीफाइटन कहते हैं, ठीक है। जो अटैच होएगा स्टेम से, लीव से या किसी भी चीज़ के ऑफ द रूटेड प्लांट, ठीक है, जो कि लेक में हो रखा होगा, लेक या किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में। देन प्लैंक्टन्स जब भी नाम आए ना तो दो तरीके के होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टन और एक ज़ूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन में क्या खास बात होती है? फाइटो मतलब लाइट का यूज़ करके ये अपना खाना बना सकते हैं। ज़ूप्लैंक्टन जबकि खाना नहीं बना सकते और फाइटोप्लैंक्टन फिर फीड करते हैं, ठीक है। तो लेक में काफ़ी सारे फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियन, प्रोटोजोअन्स, ये होते हैं जू प्लैंक्टन, ठीक है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में मिलते हैं। एंड इनका क्या होता है? लोकोमोटरी पावर लिमिटेड होती है, ठीक है। बेसिकली पैसिव स्विमर्स होते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन है, वो क्या कहेंगे भाई हम खाना बनाएं या स्विम करें, ठीक है, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो क्या होते हैं? पैसिव स्विमर्स होते हैं। तो जैसी वेव जा रही होगी ना उसके अकॉर्डिंग ही, उसके साथ ही ये बह जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्लैंक्टन्स। देन नेक्टॉन, तो ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं विच आर स्विमर्स, जो स्विम कर सकते हैं, जैसे मछली हो गई, ठीक है, बड़ी मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, ब्लू व्हेल हो गई, तो इस तरीके की नेक्टॉन्स होते हैं। ये लार्ज होते हैं, पावरफुल होते हैं, इनके वाटर करंट्स को ओवरकम कर लेते हैं। अब मछली पानी के बहाव से तो नहीं बहती ना, अपनी मर्जी से चलती है,
ये एनिमल्स रेंज करते हैं साइज से फ्रॉम स्विमिंग इंसेक्ट टू लार्ज एनिमल्स लाइक ब्लू व्हेल, ठीक है। तो छोटे से लेके बड़े तक इनको नेक्टॉन्स कहते हैं। बेंथोस कौन होते हैं? जो देखो जो लेक की लेयर होती है ना, मैं अब हम आगे पढ़ेंगे, सबसे ऊपर होती है फोटिक। फोटिक मतलब फोटो, फोटो मतलब लाइट, लाइट आ रही है यहाँ पे, थोड़ी नीचे जाएंगे तो ए फोटिक हो जाएगी, और सबसे नीचे बेंथिक लेयर होती है कि भाई वहाँ तो लाइट जाएगी नहीं भूल के भी, ठीक है। तो बेंथिक लेयर होते हैं, वहाँ पे बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो हर किसी इकोसिस्टम की अपनी अपनी ओपन बेंथोस होती है, तो इसमें बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये कभी भी ऊपर नहीं आते, वह डिपेंड करेगा आते हैं नहीं आते हैं, बट वो उनको बेंथोस कहते हैं जो नहीं आते। अब मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमने न्यूस्टन पढ़ा। न्यूस्टन क्या थे भाई? छोटे प्लांट्स जो एयर वाटर इंटरफेस में मिलते हैं, ठीक है। दूसरे हमने पढ़ा पेरीफाइटन, जो प्लांट्स के स्टेम्स में मिलते हैं, ठीक है। ये देख लिया हमने पेरीफाइटन। तीसरे हमने क्या देखे? जू प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन तो कौन से थे? प्लांट्स। और जू प्लैंक्टन कौन से थे? एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियन, छोटे छोटे, है ना। फिर हमने देखे नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स कौन से? जो बेसिकली इनका वेव से अगेंस्ट होके चलते हैं, दे आर स्विमर्स बेसिकली, तो वो नेक्टॉन्स होते हैं, जैसे कि मछली देख ली हमने। और फिर बेंथिक ऑर्गेनिजम्स जो लेके डीप साइड में मिलते हैं, बॉटम पार्ट में, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर विद द टर्मिनोलॉजी। देन देख लेते हैं फैक्टर लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट। तो वही कोई भी हैबिटेट होगा उसकी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? कितना खाना बना पा रहा है वो डिपेंड करेगा। अब खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? हम बचपन से पढ़ते आए ये इक्वेशन, CO2 + H2O बन के क्या बनाते हैं? C6H12O6, ठीक है, प्लस आगे क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होता है कि प्लांट्स क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने यहाँ C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज बनाते हैं और फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स लिमिटिंग, तो ये प्रोडक्टिविटी है भाई। एक प्लांट की प्रोडक्टिविटी आप कैसे नापोगे कि वो ग्लूकोज कितनी बना रहा है या खाना कितना बना रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इसीलिए नापते। तो वो ज़रूरत क्या है? सनलाइट और ऑक्सीजन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अब क्या है एक्वाटिक इकोसिस्टम में? ना तो सिर्फ प्लांट्स है ना सिर्फ एनिमल्स है, दोनों चीज़ है। तो प्लांट्स के लिए बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सनलाइट, ऑब्वियसली, ठीक है। हमने ये जो CO2 H2O वाली जो इक्वेशन पढ़ी है, इसमें क्या होता है? ये बीच में ये हीट में क्या देते हैं हम? सनलाइट। उसकी वजह से ही तो बनता है ना खाना प्लांट का। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि सिर्फ प्लांट्स नहीं रहे, प्लांट्स तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पर एनिमल्स भी हैं, तो एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें प्रोडक्टिविटी ऑफ द एक्वाटिक हैबिटेट को डिटरमाइन करेंगी। एंड मॉइस्चर एंड टेम्परेचर आर ऑल्सो लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स मतलब जो डिटरमाइन करेगा कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है कितनी कम प्रोडक्टिविटी होगी। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा वार्म है तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी वहाँ पे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स की। आपने देखा ही है भाई, जब दही है, ठीक है, हम उसको बनाते हैं, हम दूध हमेशा हल्का सा गुनगुना क्यों लेते हैं? ताकि उसमें जो हम खट्टा डाल रहे होते हैं, ठीक है, जो खट्टा डाल रहे होते हैं वो क्या होता है? एज अ कॉन्कॉक्शन काम करता है, जिससे क्या होता है कि वो रेप्लिकेट करते रहते हैं। जो उसमें लैक्टोएसिडोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हल्का सा गुनगुना टेम्परेचर मिल गया, एंड हल्की गुनगुने टेम्परेचर में ज़्यादा ग्रोथ होती है। सो इसीलिए बोला मॉइस्चर एंड टेम्परेचर आर द लिमिटिंग फैक्टर्स। हमने देखा भी है फंगस भाई कहाँ ग्रो होती है? जहाँ पे टेम्परेचर हल्का गुनगुना होता है और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर्स। तो सनलाइट देख लेते हैं भाई। सनलाइट पेनिट्रेशन, अब मैंने आपको बता दिया, ये लेक का सरफेस होता है, सनलाइट नीचे जाएगी तो धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। तो जहाँ तक डेप्थ है उसकी डिटरमाइन करेगी एक्सटेंट ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्लांट्स तो सनलाइट के बिना काम करेंगे ही नहीं। तो बेस्ड ऑन लाइट पेनिट्रेशन प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन दे कैन बी क्लासिफाइड एज फोटिक एंड एफोटिक जोन्स, ठीक है। तो फोटिक जोन्स हमने पढ़ा कि अपर लेयर होगी, ठीक है, जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर सकेगी। मान लो यहाँ तक पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है, एंड यहाँ तक अब जब लाइट यहाँ तक आ रही है तो फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पे होगी। एंड डेप्थ ऑफ दिस जोन डिपेंड ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। क्यों ट्रांसपेरेंसी? इसको अगर ऊपर मान लो इतनी ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ है, एल्गी की ग्रोथ हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा? लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। और अगर ये पानी क्लियर होगा, ठीक है, मान लो स्विमिंग पूल जैसा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी। एंड बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक्स एक्टिविटी यहाँ पे होती है। मैंने बता दिया फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, मान लो कि फाइटोप्लैंक्टन करेगा, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन कौन करेगा? जू प्लैंक्टन करेगा या नेक्टॉन्स करेंगे, ओके। फोटिक या फिर यूफोटिक भी बोल देते हैं। इट इज़ वेल लाइटेड, अब लाइट आ रही है तो अच्छी खासी लाइट होगी। एंड वेल मिक्सड पोर्शन होता है यहाँ पे, एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। एफोटिक जोन क्या होगी? लोअर लेयर्स ऑफ एक्वाटिक सिस्टम, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेशन एंड प्लांट ग्रोथ कम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स एग्जिस्ट करें। मान लो बेंथिक लेयर है जो सबसे नीचे वाली, तो यहाँ पे क्या भाई सिर्फ
एनिमल्स ही रहेंगे ना, नीचे इतना नीचे प्लांट्स जाके क्या ही करेंगे, मर जाएंगे बेचारे, तो इसीलिए एनिमल्स ही रहते हैं और यहाँ पे सिर्फ सोते रहते हैं, हाइबरनेट होते रहते हैं और रेस्पिरेशन चलती रहती है। एफोटिक जोन इज पोजिशन बिलो लिटोरल एंड फोटिक जोन्स, ठीक है, तो ये लिटोरल जोन होता है ये भी ऊपर ही होता है यहाँ पे लेके, तो ये भी लिटोरल जोन यहाँ ऊपर ही होता है, तो ये फोटिक और लिटोरल जोन के नीचे होती है एफोटिक जोन, ठीक है। रेस्पिरेशन अकर एट ऑल डेप्थ्स, तो ऑब्वियसली ऑल डेप्थ्स पे होगी, अब कोई प्लांट है ये ऊपर घूम रहा है, ठीक है, जो हमने न्यूस्टॉन पढ़े सबसे पहले वो तो ऊपर ही घूम रहे थे ना, तो या फिर नेक्टॉन्स लगा लो, नेक्टॉन्स तो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो भी ऊपर घूम रहे, तो वो रेस्पिरेशन ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, तो रेस्पिरेशन का कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको प्रोफंडल जोन भी कहते हैं जो एफोटिक जोन होती है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द अनलिट रीजन। सो विंटर किल के बारे में बता रखा है भाई, अगर क्या होता है कि स्नो कवर ऑन द आइस, मान लो कोई लेक था, ठीक है, यहाँ पे स्नो कवर हो गई, ठीक है, एंड आइस बन गई यहाँ पे, तो इससे क्या होता है, लाइट तो पेनिट्रेट करेगी नहीं, अब सर्दियों का टाइम है, तो इसमें क्या होता है, नीचे सिर्फ रेस्पिरेशन चलती रहती है, ठीक है, अब नीचे जितने भी प्लांट्स हैं वो तो बना नहीं पा रहे कुछ भी, तो सिर्फ एनिमल्स हैं यहाँ पे और वो रेस्पिरेशन चल रही है, फोटोसिंथेसिस होता नहीं, रेस्पिरेशन होती रहती है। अब रेस्पिरेशन से क्या रिलीज होता है, हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, एंड फिर इससे अब फिश तो मर जाएंगी फिर इतना का, क्योंकि सारे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगी ना, सो दे विल डाई एंड दिस इज नोन एज विंटर किल, ठीक है। एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम में अब ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, पानी में तो डिजॉल्व होता ही है, ठीक है, तभी तो उससे प्लांट्स लेते हैं अपना ऑक्सीजन एंड एनिमल्स भी उसी से कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो भी नेक्टॉन्स होते हैं, पर कंसनट्रेशन डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा कम होता रहेगा, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उधर उसमें जो रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ते रहेंगे, एंड जितनी रेस्पिरेशन होएगी उतनी ही CO2 बढ़ेगी एंड उतना ही ऑक्सीजन का लेवल नीचे जाके कम होगा, एंड नीचे तो प्लांट्स भी कम होते रहते हैं ना। तो एवरेज वाटर में एवरेज कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज 0.0010%। ये मैं आपको कहूँगी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बेहतर आप ज्योग्राफी वाली NCERT से कवर करो, ठीक है, हर जगह पढ़ोगी कंफ्यूज हो जाओगी, एक मेजर सोर्स रखो अपना, ठीक है। सो ऑक्सीजन एंटर्स द एक्वाटिक इकोसिस्टम थ्रू एयर वाटर इंटरफेस, ठीक है, तो ये एयर वाटर इंटरफेस यहाँ से ही एंटर करेगा, ठीक है, नीचे से तो करेगा नहीं ना, एंड बाय फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स, तो एक तो ऊपर से आएगा, और अगर प्लांट्स क्या करते हैं CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जो ऑक्सीजन छोड़ेंगे वहाँ से डिजॉल्व ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डिपेंड ऑन द रेट एट विच दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, सबसे पहले एयर इंटरफेस से कितना आ रहा है ऑक्सीजन और प्लांट्स कितना छोड़ रहे हैं, उतना ही आपके यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सो डिजॉल्व ऑक्सीजन एस्केप वाटर बॉडी थ्रू एयर वाटर इंटरफेस, ऑब्वियसली यहाँ वापस भी यहीं से जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से तो जा नहीं सकता, या फिर थ्रू द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वही बता रहे हैं कि आता भी यहाँ से है जाता भी यहाँ से है, और आ किससे सकता है, प्लांट्स के ऑक्सीजन से, एंड या फिर जो एनिमल्स इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उससे भी हो सकता है। एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन रिटेन्ड इन वाटर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल होता है इन वार्म वाटर, ठीक है, तो ऑक्सीजन फटाफट निकल जाता है वार्म वाटर से, एंड वार्म वाटर ऑल्सो इन्हांसेस डीकम्पोजर एक्टिविटी, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वार्म वाटर में क्या डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, अब ये लगा लो कोई फंगस हो गई, ठीक है, कोई अर्थवॉर्म्स हो गए, ठीक है, कि डीकम्पोजर्स कहलाते हैं, ठीक है, तो जितने ये लोग जितने अब वार्म वाटर है, वार्म वाटर में डीकम्पोजर ज़्यादा होते हैं, अब डीकम्पोजर्स अगर आएंगे वो कहेंगे भाई मेरे को मेरा भी ऑक्सीजन है मेरा भी ऑक्सीजन है, तो वो धीरे धीरे करके वो भी ऑक्सीजन लेते रहते हैं, जितने डीकम्पोजर्स आएंगे उतना ऑक्सीजन लेंगे, उतना ऑक्सीजन डेप्लीशन होगा, ठीक है। एंड therefore increasing the temperature of the water body increases the rate at which oxygen is depleted, so this you must remember, मैंने एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझा दिया है। when the dissolved oxygen fall below 3 to 5 ppm parts per million many aquatic organisms तो मरेंगे ही ऑब्वियसली, और कोई चारा नहीं है उनके पास। फिर ट्रांसपेरेंसी देख लेते हैं, मैंने बता दिया कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पानी का, तभी लाइट ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे लाइक सिल्ट क्ले तो वाटर टर्बिड हो जाएगा, ठीक है, धुंधला पानी हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी, इसीलिए लाइट लिमिट हो जाएगी पेनिट्रेट करने के लिए। देन टेम्परेचर, द वाटर टेम्परेचर चेंजेस रैपिडली देन टेम्परेचर ऑफ एयर, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको लैंड और उससे भी समझ में आया होगा कि हमने जो ज्योग्राफी में करते हैं कि भाई जो लैंड होता है वो जल्दी हीट हो जाता है, जल्दी कम हो जाता है, एंड वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, इसीलिए वो लेट हीट होता है एंड लेट ही ठंडा होता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो हीट जो 1 ग्राम वाटर, ठीक है, 1 ग्राम वाटर
की को चाहिए होती है टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब किसी भी पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें हीट चाहिए होती है, और उसको मेजर कितने में करेंगे, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। सो वो होती है स्पेसिफिक हीट। तो पानी की ज़्यादा होती है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है, इसीलिए। तो वाटर changes rapidly than temperature of air, and large amount of heat energy must be added या भी taken away ताकि हम उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकें। तभी वाटर टेम्परेचर्स आर लेस सब्जेक्ट टू चेंज, तो ज़्यादा चेंज नहीं होते। एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैव नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट, तो उनकी नैरो ही होती है, क्योंकि उनको अब मुंबई का वेदर है, ठीक है, हमें पता है हम यहाँ एक्सट्रीम्स में, मान लो मैं हरियाणा में हूँ तो मेरे को पता है यहाँ एक्सट्रीम होता रहता है यार टेम्परेचर। मुंबई वालों को तो थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, हो एसी चलाओ एसी चलाओ, ऐसे हो जाते हैं। तो उनका नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस होता है, जबकि मेरा वाइड है, ठीक है। तो मैं 27 डिग्री भी टॉलरेट कर सकती हूँ और 45 या 48 डिग्री भी कर सकती हूँ। सो दैट इज़ द थिंग। सो एज अ रिजल्ट इवन स्मॉल चेंजेस इन वाटर टेम्परेचर आर ग्रेट थ्रेट, ठीक है। तो थोड़ा सा भी चेंज होगा तो वो ग्रेट थ्रेट हो जाएगा। जैसे कि हमने कोरल रीफ्स का एग्जांपल देखते हैं, तो उसमें ज़्यादा वो टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब आपको रीज़न पता चल गया क्यों, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड लिमिटिंग फैक्टर डिस्कस्ड हेयर, ठीक है। तो वही बता रखा है, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, एस्चुरीज, ऑक्सीजन सी, ओशियन सी, इसमें वो क्लासिफाइड होते हैं। सो बैट्स के बारे में बता रखा है, बैट्स भाई सोशल एनिमल होते हैं, रात में खाते हैं, हमें पता है, दिन में सोते हैं। एंड दे आर सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मैमल्स आफ्टर रोडेंट्स, ठीक है। लेक इकोलॉजी के बारे में देख लेते हैं भाई। एनी बडी क्या होता है, अब आप भी बूढ़े होते हो, ठीक है, हमारे घर वाले भी बूढ़े होते हैं, तो उसकी क्या होता है कि लेक्स भी बूढ़े होते हैं, ठीक है। आपने कोई लेक देखा है कि भाई वो तो पिछली 10 सेंचुरीज पहले भी ऐसा था और आज भी कुछ कुछ होते हैं, ठीक है। बट ये है कि ज़्यादा बूढ़े हो तो होते ही है लेक इवेंचुअली, ठीक है। जैसे कि हमने लोनार लेक का देखा, 5000 ईयर्स एगो का था, वो क्रेटर से बना था, ठीक है। लोनार लेक पिंक हो गया था, हमने रिसेंट न्यूज़ में पढ़ा था, हम आगे देखेंगे कि क्यों हुआ था, ठीक है। तो एजिंग ऑफ लेक्स, तो हाँ भाई एजिंग होती है, लेक्स बनते भी हैं और लेक्स बूढ़े भी होते हैं, ठीक है। ओरिजिनेट बाय वेरियस जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फिक, तो जियोलॉजिकल नेचुरली भी अक्कर हो सकते हैं या फिर जियोमॉर्फिक इवेंट्स लाइक क्रेटर आ गया, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। एंड ग्रो विद टाइम टू चेंज देयर वेरियस मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आई मीन इवेंचुअली मर जाते हैं। तभी लेक मरेंगे, लेक बना था यहाँ पे, लेक मरा था, ये भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा, तभी तो यहाँ लैंड बनेगा ना, ठीक है, इसीलिए। दे रिसीव वाटर फ्रॉम देयर सरफेस रन ऑफ, ठीक है। तो जो सरफेस रन ऑफ होगा, मान लो यहाँ पे लेक है, ठीक है, अब यहाँ से जो भी सरफेस रन ऑफ, जो फ्लड प्लेन्स का कंसेप्ट है, ठीक है, वही वहाँ तो वो पानी यहाँ पे आके मिलेगा, तो इसे सरफेस रन ऑफ कहते हैं। एंड अलॉन्ग विद, अब सरफेस रन ऑफ आएगा तो यहाँ पे मान लो खेत थे जिन पे फर्टिलाइजर्स मार रखे थे, तो वो भी पानी आएगा इसमें। एंड ओवर पीरियड्स तो एजिंग होती है। एंड जो भी जैसे कि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का पानी आ गया तो उसमें नाइट्रोजन वगैरह था, तो वो तो मिनरल्स थे जो कि लेक में आके ऐड हो गए, ठीक है। तो ये मिनरल्स, और किसी ने यहाँ पे पॉटी कर रखी थी तो ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा, तो लेक ग्रेजुअली फिल होता रहता है। द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गी, तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स सारे भाई एल्गी है उसको खाना चाहिए, उसको नाइट्रोजन चाहिए, तो ये जो ग्रोथ है एल्गी एक्वाटिक प्लांट्स उनका ग्रोथ करता रहता है। एंड ये इसकी वजह से, अब मान लो ये लेक है, ठीक है, यहाँ पे पहले एक एल्गी थी पर यहाँ नाइट्रोजन बढ़ता रहा और एल्गी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, इतनी ज़्यादा एल्गी हो गई, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, नेचुरल यूट्रोफिकेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर देखो ये नॉर्मल फिनोमिना है, यूट्रोफिकेशन आप ऐसे वो मत हो जाना कि बहुत वो दिक्कत है, नहीं, नॉर्मल फिनोमिना है, पर इसको होने में 1000 100, ठीक है, कम से कम मान लो 50 साल लगते होंगे। पर क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये एक्सेलरेट होता है, ठीक है, जिससे कि कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ या वेस्ट वाटर्स की वजह से अगर पानी आता है तो ये बढ़ता है, इसलिए कल्चरल रन ऑफ यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो इंडिया में भी ऐसा है भाई, नई नेचुरल लेक्स मोस्टली लाइन हिमालयन रीजन्स में होते हैं नेचुरली, पर जो सेमी एरिड या एरिड रीजन्स है जैसे कि वेस्टर्न में या पेनिनसुलर इंडिया में, तो वाटर बॉडीज कंस्ट्रक्ट की गई हैं, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थी नहीं पहले से, सेमी एरिड रीजन में कहाँ से होगी। लेक सुदर्शन इन गुजरात गिरनार रीजन वर ओल्डेस्ट मैन मेड लेक, ये एग्जाम्पल दे रखा है, 300 BC का है, सो यू कैन इमेजिन। लेक्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिस्ट्री या फिर लेवल ऑफ सैलिनिटी, जो हमने एक्वाटिक के बारे में पढ़ा था, जैसे कि फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर या सैलाइन लेक्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वूलार और पैंगोंग सो का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ओलिगोट्रॉफिक होता है। ओलिगोट्रॉफिक लेक क्या होता है, जिसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। मीजोट्रॉफिक क्या होता है, इसमें बराबर के न्यूट्रिएंट्स है, ना ज़्यादा कम। सबसे खतरनाक क्या होता है, यूट्रॉफिक लेक, ठीक है, हमने जो यूट्रॉफिकेशन पढ़ा, यूट्रॉफिक लेक जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो
वास्ट ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो हम इसमें देख लेते हैं। तो एक्वाटिक प्लांट प्रोडक्शन, वो आप खुद ही बताना, ये आपका टेस्ट है। प्लांट किस में ज़्यादा होंगे? अब प्लांट जिसमें ज़्यादा होंगे, इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हो रहे हैं और वो लेक यहाँ पे प्लांट्स 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 भरने लग गया, ठीक है। तो प्लांट ज़्यादा किस में होंगे? ओलिगो में कम होंगे और यूट्रॉफिक में ज़्यादा होंगे, ठीक है। एंड एनिमल एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन, तो इसमें कम होगी एंड इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें एलिमिनेटेड इसलिए बोल रखा है कि एंड स्टेज पे ये एलिमिनेट होगी, बट क्योंकि यूट्रॉफिकेशन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन होगी। तो जो मीज़ो और यूट्रॉफिकेशन के बीच का पार्ट है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं प्लांट्स। तो आप एलिमिनेटेड लिख सकते हो कि भाई यूट्रॉफिकेशन हो गई है यहाँ पे, इसलिए एलिमिनेट हो गया, अब ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो भर गया है लेक, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने आ रहे हैं, तो इसमें कम आएंगे ओलिगो में, इसमें ज़्यादा आएंगे। ऑक्सीजन इन द बॉटम लेयर, तो इसमें प्रेजेंट होगा क्योंकि इसमें प्लांट्स वगैरह क्योंकि इसमें वो जो एनिमल्स वगैरह है वो है यहाँ पे थोड़े बहुत, तो इसमें प्रेजेंट होगा। पर इसमें एब्सेंट क्यों होगा? क्योंकि प्लांट्स ने ही भर लिया भाई सारा लेक, तो यहाँ पे बूढ़ा होने वाला है, तो यहाँ पे कहाँ एनिमल्स बच पाएंगे बेचारे नीचे वाले, तो वो मर जाते हैं एंड ऑक्सीजन भी एब्सेंट होता है, ठीक है। तो डेप्थ कितनी होगी? ये डीपर होगा एंड टेंड टू बी शैलोअर, ठीक है। अब इतनी यहाँ पे एल्गी बच गई तो शैलो ही होगा ना लेक। वाटर क्वालिटी इसमें गुड होगी, इसमें पुअर होगी। टोटल सॉल्ट्स तो इसमें कम होंगे और इसमें ज़्यादा ही होंगे। नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इसमें कम होंगी और इसमें ज़्यादा होंगी। सो ये हमने रिवाइज कर लिया। रिमूवल भाई कैसे करें? अब ठीक है, तुमने दिक्कत तो बहुत बता दी, अब सॉल्यूशन तो बताओ रिमूव कैसे करें। अरे भाई वो छलनी होती है ना, जैसे डंडे को लेके वो स्विमिंग पूल में छानते रहते हो, तो बेसिकली जो सपाट की आपको साफ करना पड़ेगा एंड फ्लशिंग विद न्यूट्रिएंट पुअर वाटर्स। फ्लश कर दो जिनमें न्यूट्रिएंट वाटर कम है, स्विमिंग पूल का पानी फ्लश कर दो, इस तरीके का कुछ करो। डीप वाटर एब्स्ट्रैक्शन करो, ठीक है। नीचे वाला पानी है उसको पंप से निकालो और बेसिकली न्यूट्रिएंट वाले कम पानी से उसको भर दो। ऑन साइट पी एलिमिनेशन एंड फ्लोटिंग प्लांट्स नेसी विद एब्जॉर्बेंट, तो ये एग्जांपल आप कोड कर सकते हो। ये जो प्लांट्स इस तरीके के होते हैं, ये क्या होते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स है ना, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन हो गए, सल्फर हो गए, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तभी एड्जॉर्बेंट्स लिखा हुआ है। एड्जॉर्बेंट्स क्या होते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑन देयर सरफेस, तो उनको प्लांट होते हैं जो नेसी, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड बेसिकली हम लेक को यूट्रॉफिकेशन से बचा सकते हैं या फिर उसकी यूट्रॉफिकेशन को रिवर्स कर सकते हैं। ऑन साइट एल्गी रिमूवल, ठीक है। अब इसमें लेक है, इसमें एल्गी तो इकट्ठी हो रखी है, तो एल्गी को हटा दो, सिंपल एज दैट। स्किमिंग कर दो, ठीक है, या फिर वो छलनी वाला है उससे अलग कर दो। आर्टिफिशियल मिक्सिंग करो, जो मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट पुअर वाटर से, ठीक है। एंड हार्वेस्ट ऑफ फिशेस एंड मैक्रोफाइट्स, ठीक है। तो फिश लेकर आओ भाई वहाँ पे, ठीक है, मछली, क्योंकि मैंने बताया कि एनिमल प्रोडक्शन तो बहुत ही कम हो जाती है, तो फिशेस का बनाओ एंड स्लज रिमूवल करो, जो भी नीचे कीचड़ वीचड़ हो गया उसको हटाओ। सो दैट्स वाई यू कैन रिमूव द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द लेक। सो ये अभी इन्होंने अमीनपुर लेक का बता रखा है, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसे समझाने वाला नहीं है। सो अंडर ग्रीन इंडिया मिशन द पर्सपेक्टिव प्लान्स एंड एनुअल प्लान्स, ये भी कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, सो डू यू नो ही है। सो यूट्रोफिकेशन मैं बता चुकी हूँ आपको, हेल्दी न्यूट्रिशन, ठीक है। सो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? रिस्पॉन्स टू आर्टिफिशियल, ठीक है। रिस्पॉन्स किस लिए? आर्टिफिशियल एंड नेचुरल न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स। जो मान लो ये लेक था, यहाँ पे किसी फार्मर ने अपने उगा रखा था, फर्टिलाइजर्स मारे तो सरफे बारिश आई, सरफेस रन ऑफ हो गया, जो थे हमारे नाइट्रोजन और फॉस्फेट भाई आ गए लेक में, ठीक है। तो लेक में आते रहे, मान लो यहाँ पे एक ही खेत था, फिर यहाँ पे 100 खेत हो गए, तो बहुत सारे आते रहे, तो न्यूट्रिएंट्स रिच हो गया यहाँ पे। इट इज़ प्राइमरली कॉज्ड थ्रू लीचिंग ऑफ फॉस्फेट्स, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजर से लीच होके सीप इन करके आ गए इनटू द लेक ऑफ रिवर्स, इसको यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम ये वेन डायग्राम से सॉरी नॉट वेन डायग्राम, हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। न्यूट्रिएंट लोडअप होंगे, सबसे पहले एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आएंगे फर्टिलाइजर्स वगैरह से, फिर सेकंड पॉइंट पे क्या होगा? प्लांट्स बढ़ेंगे। अरे एल्गी को तो मज़ा आ गया, उसकी नाइट्रोजन वगैरह आ गए, तो प्लांट्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। फिर एल्गल ब्लूम होगी, ब्लूम का मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ गए, ठीक है। अब जितना एल्गी बढ़ेगा, ठीक है, तो उतना ऑक्सीजन डिप्लीट होता रहेगा, ठीक है। अब ज़रूरी थोड़ी है हर एल्गी जो ये एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस ही करती होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता, तो ऑक्सीजन डिप्लीट होता रहता है एल्गल ब्लूम की वजह से, जिससे अब अगर एल्गल मान लो यहाँ पे पहले एक एल्गी रहती थी, अब यहाँ पे 100 एल्गी रहती हैं, ठीक है, तो वो सरफेस को कवर कर लेंगी और सनलाइट पेनिट्रेट नहीं होगी, ठीक है। एंड जो नीचे के प्लांट और एनिमल्स हैं वो डाई करने लगेंगे। देन डिकम्पोजिशन, तो जो प्लांट्स वगैरह है वो डिकम्पोज होते रहेंगे नीचे एंड इट विल फर्दर डिप्लीट ऑक्सीजन।
डेड प्लांट्स आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया वगैरह, तो मैंने बताया कि डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। अब आपने पढ़ा कि डिकम्पोजर्स आ गए तो वो तो भाई अपना अपना ऑक्सीजन डिमांड करते रहेंगे और वो तो फर्दर और ऑक्सीजन की लेवल को कम कर देंगे पानी में, ठीक है। इससे क्या होगा फिर, और अगर कम हो गया तो भाई डेथ ऑफ द इकोसिस्टम होगी, ऑक्सीजन इतना कम पहुंच जाएगा जहाँ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, एंड फिश और अदर ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे इवेंचुअली, ठीक है। तो यही देखा था इसमें। तो ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी जो हम देखते हैं उसको, ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी इज़ द फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, कि भाई एल्गी यहाँ पे पहले एक थी अब 100 हो गई, तो भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, है ना। सम एल्गी एंड ब्रू ग्रीन बैक्टीरिया थ्राइव ऑन एक्सेस आयंस, ठीक है। तो कुछ एल्गी आयंस वगैरह पे थ्राइव करती हैं एंड इसीलिए वो पूरे बढ़ती हैं नंबर में, उसे एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है। एल्गल ब्लूम कवर द सर्फेस एरिया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करती है, पेनिट्रेशन को नहीं होने देती है लाइट को। तो जब नीचे लाइट नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ऑक्सीजन कितना होगा तो वो कम होता रहेगा, डिकम्पोजर्स आते रहेंगे, ऑक्सीजन ऑलरेडी लो है एंड फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी खाने लगेंगे जो डिकम्पोजर्स आ रहे हैं। ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल फिश एंड अदर दे डाई, ठीक है। एनारोबिक कंडीशंस कैन प्रमोट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब एनारोबिक मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एब्सेंस, तो उसकी वजह से क्या है कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होगा, जिससे वो डेडली टॉक्सिन्स, गंदे वाले जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना वो बहुत गंदे होते हैं और वो बहुत गंदी वाली टॉक्सिन्स बनाते हैं, न्यूरोटॉक्सिक हो गई, हेपेटोटॉक्सिक हो गई, जिससे अगर हम फिर वो पानी पी ले या फिर वहाँ की फ़िश खा लें तो इंसान सीधा भगवान को याद कर लेता है। ऑल दिस इवेंचुअली लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड डेथ ऑफ इट्स ऑर्गेनिजम्स। इट ऑफन लीड टू चेंज इन एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्शन एज वेल, प्लांट पॉपुलेशन, सॉरी, ठीक है। ये मैंने बता दिया। देखो भाई कहीं आ जाए ना, मेन चीज़ तो यही है लिखने की, ठीक है। तो इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। देन टाइप्स हैं भाई, लेक्स के टाइप्स बता रखे हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। हाँ, टाइप्स क्या है, नेचुरल, ठीक है, नहीं लेक्स के टाइप में यूट्रोफिकेशन के टाइप्स है। नेचुरल क्या है, डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नॉर्मल आ रहे हैं भाई, ठीक है, नेचुरल है, इतना हम फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करें। मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले का टाइम, अकर्स ओवर सेंचुरीज, ठीक है, सेंचुरीज, अब उस टाइम पे गऊ जैसे लोग थे हमारे, ठीक है, तो वो नहीं यूज़ करते थे इतना, तो सेंचुरीज़ में होगा नेचुरल यूट्रोफिकेशन, क्योंकि मैंने बताया लेक तो बूढ़े हो नहीं है, तो नेचुरली तो वो काफ़ी सेंचुरीज़ में होते, पर मैन मेड की वजह से वो डेकेड्स में हो जाते हैं, ठीक है, 10-20 सालों में। दीज इनपुट्स में कम फ्रॉम अनट्रीटेड सीवेज, ठीक है, सीवेज से, और अगर कोई ODF का पालन नहीं कर रहा ओपन डेफिकेशन का, तो वो उसकी वजह से भी आ सकते हैं। एंड रन ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम फार्म फील्ड्स एंड गोल्फ कोर्स, या जहाँ से भी एनिमल वेस्ट भी आ जाता है। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से। ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन इन कोस्टल एरियाज़ की वजह से भी, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी पानी की डिमांड बढ़ेगी, उतना ही लोग ODF करेंगे, ओपन डेफिकेशन करेंगे। सो दैट्स द थिंग। सोर्सेज क्या होते हैं भाई, एक होता है पॉइंट सोर्स और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। पॉइंट सोर्स का क्या मतलब होता है, मान लो ये नाला है, ठीक है, ये नाला है और ये जगह है, ये नाला सिर्फ यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है ये पानी इसका, तो ये पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सोर्सेज जैसे कि ये बता रहा है सोर्सेज ऑफ यूट्रोफिकेशन, तो पॉइंट सोर्स मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूएबल टू वन इन्फ्लुएंस, या फिर न्यूट्रिएंट वेस्ट ट्रैवल डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू वाटर, तो ये सोर्स है और ये पानी है, डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। पॉइंट सोर्सेज इजी टू रेगुलेट। अब हमें ये यूट्रोफिकेशन कम करनी है नाइट्रोजन फॉस्फेट की, तो हम इसको बंद कर देंगे नाले को, सिंपल एज दैट। फिर नॉन पॉइंट सोर्सेज, इट इज़ फ्रॉम वेरियस इल डिफाइंड एंड डिफ्यूज्ड सोर्सेज, कि भाई इधर रन ऑफ से भी आ रहा है, ठीक है, हमने देख लिया ये फार्मर था, इधर रन ऑफ से भी आ रहा है, ओपन डेफिकेशन से भी आ रहा है, कोई यहाँ पे अपना कचरा डाल देता है इंडस्ट्री वाले, उससे भी आ रहा है, तो भाई दीज आर नॉट कंटेनेबल, ठीक है। तो नॉन पॉइंट सोर्सेज आर नॉट कंटेनेबल ईजिली, इसकी वजह से होता है नॉन पॉइंट सोर्सेज ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये भाई इन्होंने ट्रीज़ की डेफिनेशन बता रखी है। पहले टिम्बर का यूज़ होता है ट्री के लिए, घर की चौखटें बना ली, ये सब आ गया काम। फिर रिस्टोरेशन, रिजुविनेशन ऑफ द डिस्टर्ब्ड सॉइल्स भी ट्री करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, मॉइस्चर रिटेन कराते हैं, ठीक है। एंड इकोलॉजिकल एंड इको डेवलपमेंट एनवायरमेंटल यूज़ है ट्रीज़ को, ऑब्वियसली हार्बर करते हैं वाइल्ड लाइफ को, ऊपर चिड़िया मैना रहती हैं उनके, मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व एनर्जी, एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज। अब पेड़ को देखते तो ऑब्वियसली हमें अच्छा ही लगता है, गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, एस्थेटिक बेसिकली एस्थेटिक पर्पस के लिए। सोर्स ऑफ सस्टेनेंस जैसे कि फॉडर, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, वो भी अब इन्हीं से आते हैं, ठीक है, फूड वगैरह, तो सोर्स ऑफ सस्टेनेंस भी है। तो ट्रीज़ की है, इतना पढ़ लेना, इट इज़ अ थर्ड स्टैंडर्ड वाले बच्चे वाली चीज़ें बता रिपीट कर रखी हैं। अब यूट्रोफिकेशन का वही फ्लो चार्ट बता दिया कि भाई एग्रीकल्चरल रन ऑफ होगा, फिर वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा, जहाँ जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स बढ़ते रहेंगे वहाँ पे, और एल्गी का अमाउंट बढ़ता रहेगा, एक एल्गी से 100 एल्गी हो जाएगी, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो जाएगा। ब्लूम मतलब बहुत बड़े नंबर में। एल्गी कवरिंग द एक्वाटिक सरफेस एरिया, रिस्ट्रिक्ट करेगी सनलाइट पेनिट्रेशन को, और डिफ्यूजन ऑफ DO मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा।
अंडरग्राउंड एक्वाटिक एल्गी और प्लांट्स मर जाएंगे क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं हो रही, नीचे वाले प्लांट मर जाएंगे, एनिमल मर जाएंगे, फिर एनिमल मर गए तो बैक्टीरिया आ जाएंगे डिकम्पोज करने, अरे भाई मैं खाऊंगा इसको, मैं खाऊंगा, और डिकम्पोज करेंगे। तो मैंने आपको बताया डिकम्पोजर्स आ गए तो वो और ऑक्सीजन खा जाते हैं, जो बचा कुछ ऑक्सीजन है वो बैक्टीरिया ने खा लिया, तो क्या हो गया, बिल्कुल ही एनॉक्सिया हो गया, डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, एंड सभी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मर गए इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। सो डिग्रेडेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। इफेक्ट्स क्या होगा भाई, चेंज इन इकोसिस्टम हो जाएगा, कभी वहाँ प्लांट होता, कभी वहाँ पॉन्ड होता था, आज वहाँ पे लैंड हो जाएगा, सो चेंज हो जाएगा इकोसिस्टम। वाटर बॉडीज रिड्यूस टू मार्श, पहले तो मार्श बनेगी, स्वैम्पी सा एरिया, दलदल बनेगा, पर इवेंचुअली उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो वही है ना, पहले ये पॉन्ड था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, शैलो होता रहेगा, फिर मार्श बन जाएगा, और फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी, तो एल्गल ब्लूम क्या है, तो रिस्ट्रिक्ट करेगी सनलाइट को, तो नीचे तक तो पहुँचने नहीं देगी, तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो तो खत्म ही होगी, मर गए सारे प्लांट्स, एनॉक्सिया हो गया उनको, एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देन न्यू स्पीशीज इन्वेशन। ठीक है, तो न्यू स्पीशीज आएंगी। अब वहाँ पे कभी एक अच्छी खासी बहुत ही शरीफ सी एल्गी रहती थी, पर इतने नाइट्रोजन फॉस्फेट आए, वो बहुत शैतान वाली नाइट्रोजन फॉस्फेट की वजह से शैतान बन गई वो सारी एल्गी, एंड नई नई स्पीशीज इन्वेट करती रही। ठीक है, सो इकोसिस्टम कम्पिटिटिव तो हो गई। ठीक है, एंड दे कॉज शिफ्टिंग ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, तो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज आने लगती है, और टॉक्सिसिटी तो होगी। ये दूसरा इसका वो है इफेक्ट, यूट्रॉफिकेशंस का। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया एल्गी बहुत खतरनाक हो जाती है। अब गंदी वाली एल्गी आएगी जो नाइट्रोजन फॉस्फोट पे फीड करती है, तो वो रिलीज़ क्या, रामायण थोड़ी ना रिलीज़ करेगी, वो भी तो न्यूरोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन रिलीज़ करेगी, जिसकी वजह से थ्रेट है ह्यूमन को, क्योंकि वो एल्गी जो रिलीज़ करेगी वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी जाएगा जो उसमें प्रेजेंट है। हमने उसकी कोई मछली खा ली, शेलफिश खा ली, तो हमें पॉइजन हो जाएगा। एंड टॉक्सिसिटी में क्या, सबसे पहले तो ऑक्सीजन लेवल ही इतना कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कम हो गया तो हमारे अंदर टॉक्सिसिटी तो हो ही जाएगी, हम मर ही जाएंगे। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ फिश किल्स एंड लॉस ऑफ डिज़ायरेबल फिश स्पीशीज, तो वहाँ के जो फिश है वो भी मर जाएगी टाइम से। एंड लॉस ऑफ कोरल रीफ, तो कोरल रीफ्स आपको पता ही है, दे आर वेरी सेंसिटिव। ठीक है, छोटे चुन्नू बच्चे वो रोने लग जाते हैं, तो वो तो टेम्परेचर नहीं सहन कर पाते, ये तो आप कहाँ हिपैटोटॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहे हो। डिक्रीज इन वाटर ट्रांसपेरेंसी कम हो जाता है, अब एल्गल ब्लूम इतनी आ गई, एंड टर्बिडिटी बढ़ जाएगी, धुंधली हो जाएगा पानी वहाँ का। नेविगेशन अफेक्ट होगा, टर्बिडिटी ज़्यादा होगी जितनी एल्गल, क्योंकि शिप तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कॉरल होता है ना, शिप को चीर सकता है, इतना बड़ा कॉरल होता है। ठीक है, अवॉइड करते हैं जो बड़ी बड़ी शिप्स होते हैं कॉरल रीफ को टकराने का, तो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी नेविगेशन को। कलर में बदलाव आएगा वहाँ के पानी को, एंड स्मेल भी बदबूदार हो जाएंगे, एंड वाटर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी। इंक्रीज बायोमास ऑफ द इनएडिबल टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन है उनका अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी एल्गी, जितना एल्गी फीड करेंगे उतना फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेगी एक सर्टेन अमाउंट तक। एंड फिर इंक्रीज इन ब्लूम, ठीक है, ब्लूम भी बढ़ेंगे, एंड इंक्रीज इन बायोमास ऑफ बेंथिक एंड एपीफाइटिक एल्गी, तो जो नीचे वाली एल्गी है ना वो उसका भी अमाउंट बढ़ेगा, बेंथिक एंड एपीफाइटिक। ठीक है, तो उनका भी एपीफाइटिक का क्या मतलब होता है, जो प्लांट्स पे फीड करती हैं, तो उनका भी अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, फॉर सर्टेन टाइम, बट ऑब्वियसली एल्गल ब्लूम चलता जा रहा है, और फिर लास्ट में तो सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। अनसूटेबल फॉर एस्थेटिक, अब इतना बदबू वाला पानी तो कौन ही दिखेगा, तो एस्थेटिक्स के लिए अच्छा नहीं होता। मिटिगेशन के लिए क्या होता है, राइपेरियन बफर। ठीक है, राइपेरियन बफर कर सकते हैं हम। ठीक है, बेसिकली तो मिटिगेशन करना, अब ये प्रॉब्लम्स तो बता दी मैम, अब सॉल्यूशन बताओ भाई। तो राइपेरियन बफर करो। राइपेरियन बफर क्या होता है, इंटरफेस बिटवीन फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर एंड लैंड क्रिएटेड नियर वाटरवेज। तो मान लो ये लेक है, इसके आसपास आपने प्लांट्स देखे होंगे ना, छोटे 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 छोटे, तो उनको राइपेरियन बफर बोला जाता है, कि भाई वो फ्लोइंग वाटर एंड लैंड के बीच का बफर है, तो यही बफर है लैंड, और यहाँ पे तो लैंड आ गया सारा, तो ये फिल्टर कर सकता है पॉल्यूशन को इफेक्टिवली। ठीक है, आपको यहाँ पे मान लो कोई प्लास्टिक दिख रहा है, या कोई कुछ चीज़ हार्पिक की बॉटल पड़ी दिख रही, तो उसको मत अंदर जाने दो, यू शुड क्लीन दैट एरिया। सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिपॉजिटेड इन द बफर जोन्स। ठीक है, तो जो ये बफर जोन है, इसमें सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट होते रहते हैं। मिनिमाइज करो आप नॉन पॉइंट पॉल्यूशंस को, अगर पॉइंट पॉल्यूशंस उसको एलिमिनेट कर दो, नॉन पॉइंट को कम से कम रखो। नाइट्रोजन टेस्टिंग करो, जो प्लांट्स वगैरह है, वही हम जो सॉइल हेल्थ कार्ड है हम किस लिए बनाते हैं, जिससे पता चले कि सॉइल को कितने नाइट्रोजन की ज़रूरत है और हम उसे कितना दे रहे हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं एंड टेस्टिंग की, भाई ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स पता चल जाए कितना चाहिए क्रॉप्स को। ट्रीटमेंट हो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द लेक्स एंड वो एक्वाटिक इकोसिस्टम, वी नो दैट। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ज़्यादा केमिकल्स यूज़ ना करो। रिडक्शन इन लाइफ स्टॉक डेंसिटीज़, वरना वो कहीं पे भी जाके नहा के आ जाते हैं और फिर डेफिकेशन करके आ जाते हैं। इम्प्रूविंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है,
देन ट्रीटमेंट करो भाई रन ऑफ का, जो भी स्ट्रीट वगैरह से भी, इंडस्ट्रीज़ का भी, स्ट्रीट का भी। नाइट्रोजन एमिशंस जो व्हीकल्स वगैरह से, उसको कम करो, क्योंकि नाइट्रोजन जितना ऊपर जाएगा, ठीक है, वो अगर पानी के साथ मिल गया, ऊपर रेन आ गई, तो नीचे आएगी एसिड रेन ही बनेगी ना, तो वो एसिड रेन तो लेक्स में भी जाएगी, है ना। इसलिए पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, ये तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब इन्वायरमेंट का, एजुकेशन, रिसर्च, रेगुलेशन, फिस्कल एंड इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, विच यू वेरी वेल नो। देन देख लेते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, ठीक है। अब यही एल्गल ब्लूम्स हार्मफुल कब होती हैं, ठीक है। तो एल्गी तो नेचुरली मिलती ही है, दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कुछ एल्गी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, पर कुछ नहीं करती, वो बहुत चालाक होती है और ये नाइट्रोजन फॉस्फेट्स वाल से अपना खाना बनाती है। सो मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन कुछ होती हैं, ठीक है। एंड व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट, इनके सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं एंड हाई नंबर ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है। ब्लूम ऑफल रिजल्ट इन कलर चेंज ऑफ द वाटर, तो सबसे पहले कलर चेंज होगा एल्गल ब्लूम में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बट यूजुअली हो जाता है। मोस्ट एल्गल ब्लूम्स आर नॉट हार्मफुल बट प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, ठीक है। अब मान लो ब्लूम हो गया तो हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता, हार्मफुल तो नहीं है। हम माना कि वो लेक की एजिंग यूट्रोफिकेशन कराएंगे, बट हार्मफुल नहीं होती कई बहुत सारी, ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन भी ज़रूरी है, वरना लेक का पानी, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसे बनेगा। तो जो टॉक्सिन्स होती हैं जो रिलीज़ करती हैं, वो कभी गंदी गंदी प्लांट्स को मार देंगी, वहाँ पे एनिमल्स को मार देंगी, तो वो उनको हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स कहते हैं, ठीक है। जिसका नाम रेड टाइड भी बोल रखा है। रेड टाइड क्या होता है, जहाँ पे सर्टेन फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज़ जिनमें पिगमेंट होते हैं। अब ये मान लो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब क्या होता है, उनके रेड पिगमेंट्स होते हैं उनके सेल्स में। तो अगर पिगमेंट है, तो अगर यहाँ पे एक फाइटोप्लैंक्टन, अगर यहाँ पे 1000 फाइटोप्लैंक्टन हो जाएंगे तो रेड रेड दिखेगा ना आपको, तो उसी को रेड टाइड कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन खुद तो स्विम कर नहीं सकते, तो जैसे ही टाइड आती है तो वो उसके साथ स्विम होके आ जाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो रेड टाइड बन जाती है, ठीक है। तो ह्यूमन आई को तो रेड टाइड ही दिखेगी। ब्लूम्स तो भाई ग्रीनिश, ब्राउनिश एंड इवन रेडिश भी हो जाते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था लोनार लेक का एग्जांपल, महाराष्ट्र में है, वो 5000 साल पुराना लेक है, ठीक है। उसमें वो पिंक हो गया था। पिंक क्यों हो गया था, उसमें बैक्टीरिया था एक, आई थिंक हीलियो आर्की बैक्टीरिया नाम था उसका, उसकी वजह से उसमें क्योंकि वो पिगमेंटेड था वो बैक्टीरिया, तो इसकी वजह से वो लेक पिंक हो गया, ठीक है। उसकी कंसनट्रेशन बैक्टीरिया की ज़्यादा हो गई एंड दैट वाई इट टर्न पिंक, सो दैट इज़ द रीज़न। सो टर्म रेड टाइड इज जस्ट अ मिसनोमर, क्योंकि ब्लूम्स हर बार रेड नहीं होते, तो आप सिर्फ ब्लूम और रेड टाइड्स को बेसिकली एक्सचेंज वे में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये बता रखा है बेसिकली। सो व्हाट कॉजेज ऑफ दिस ब्लूम्स, तो ब्लूम्स क्यों कब होगा, जब कॉलोनीज इकट्ठी आएंगी। एक एल्गी थी, जब 1000 एल्गी आएंगी तभी तो कलर दिखेगा और तभी तो वो ब्लूम बनेगा, ठीक है। व्हेन जब और वो कब बनती है, जब कब नंबर बढ़ेगा, जब न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन होगी और सैलिनिटी टेम्परेचर जो उनके अकॉर्डिंग है वो बनेगा। ब्लूम्स बहुत वजह से हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट और वार्म वाटर्स। वार्म मैं बता चुकी हूँ, जब हम दही पे खट्टा लगाते हैं, गुनगुना दूध होना चाहिए, सो सब याद रखना चाहिए आपको। सो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट क्यों होता है, स्पेशली फॉस्फेट्स एंड नाइट्रोजन की वजह से। एंड वाटर टेम्परेचर हैज़ ऑल्सो बिन रिलेटेड टू अकरेंस ऑफ एल्गल ब्लूम्स, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वार्म वाटर में ये फंगस बैक्टीरिया सब वार्म वाटर में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये डेंजरस कैसे हैं फिशेज़ वगैरह के लिए, हम पढ़ चुके हैं। जितना अब यहाँ एल्गल ब्लूम हो जाएगा उतना क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, डिप्लीट्स ऑक्सीजन करेंगी एंड एल्गी मरेंगी, नीचे डिकम्पोज होंगी, ठीक है। कोई एल्गी मर जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन कईयों को चाहिए होता है, ठीक है, या फिर जू प्लैंक्टन्स है वो मर जाएंगे तो नीचे डिप्लीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिकम्पोजर्स आएंगे। तो डिकम्पोजर्स आएंगे, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होगा और फर्दर ऑक्सीजन विल डिप्लीट, ठीक है। एंड फिर कुछ एल्गीज तो न्यूरोटॉक्सिन्स भी रिलीज करती हैं एंड आदमियों ने खा लिया तो बस हो गया काम। सो दिस इज़ द थिंग। ये डू यू नो में बता रखा है कि एलिफेंट एक सोशल हायरार्की में रहते हैं। जो फीमेल दे ट्रैवल लॉन्ग लास्टिंग सोशल यूनिट्स, अबाउट हाफ डजन फीमेल एंड देन ऑफस्प्रिंग्स, देन यूनिट इज़ लेड बाय सिंगल ओल्डर फीमेल, द मेट्रियार्क। बेसिकली मेट्रियार्क सोसाइटी होती है, ठीक है। फीमेल आगे आगे ट्रैवल करती हैं एंड इट इज़ नॉट डोमिनेटिंग सोसाइटी। सो क्या हार्मफुल एल्गल ब्लूम एक एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स है, फॉर ऑब्वियस रीजंस इट इज़, क्योंकि ये लोगों को सिक कराएगा अगर शेलफिश खा ली किसी ने। एंड वही फिशेस के बारे में बता रखे एनवायरमेंटल हैज़ार्ड है या नहीं। सो जो रिक्रिएशनल है, टूरिज्म है, कॉमर्शियल वाली चीज़ है, उसको तो ये डिप्लीट करेगा ही करेगा, ठीक है। हाउ डू वी एक्सपोज, कि हम एक्सपोज कैसे होंगे, अगर हम कंज्यूम टॉक्सिन्स, अगर हम वो फिश खा लेंगे जिसमें वो टॉक्सिन्स चली गई हैं, सो दैट्स वाई वी कैन। एंड कुछ टॉक्सिन्स इनहेलेबल भी होती है, अगर वो इनहेल कर ली तो उससे भी हो जाएगा। इज़ इट सेफ़ टू ईट सी फूड, तो इन जनरल तो सेफ़ है, बट अगर ऐसी शेलफिश खा ली जो भाई बनी एल्गल ब्लूम में, तो अब उसका क्या कर लोगे, तो इसी वजह तुम्हें इलनेस हो जाएगी। सो HAB एंड क्लाइमेट चेंज, तो बिकॉज ऑफ ग्रोथ, टॉक्सिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल आर टाइड टू इन्वायरमेंट। चेंजेस इन क्लाइमेट कैन चेंज द अकरेंस सिविरिटी, ठीक है। तो अगर क्लाइमेट वगैरह चेंज हो गई
सो उसकी वजह से भी कोई चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अगर फर्दर और गर्म हो गया पानी तो ज़्यादा आ सकती हैं। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ एंड थक गए होंगे आप, क्योंकि मैं तो काफ़ी थक गई हूँ। सो वेटलैंड इकोसिस्टम से हम कल कवर कर लेंगे। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।